जैसे ही ये लेटरल एंट्री वाला मामला हम लोग के संज्ञान में आया, उसी वक्त से मैंने लगातार अलग अलग जगहों पे कंसर्न अथॉरिटीज के सामने मैंने अपने इस विषय को रखा और आज एक आदेश के तहत ये जो विज्ञापन निकला था इसको रद्द किया जाता है। मैं, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देती हूं। यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर के चिराग पासवान बहुत गुस्से में है। दरअसल मैं बता दे रहा हूं कि लेटरल एंट्री के तहत या यूपीएससी में कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। इस पर चिराग पासवान बहुत गुस्से में है और क्या कुछ कर रहे हैं, ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तब आप समझिएगा कि चिराग पासवान जो है क्या डिमांड कर रहे हैं। लेटरल एंट्री में आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा गया है। उस वक्त साथ ही में मैंने इस बात को भी कहा था कि मजबूती से सरकार के समक्ष, मेरे प्रधानमंत्री जी के समक्ष मैं इस बात को रखने का काम करूंगा। सरकार का अंग हूं, कई ऐसी बातें हैं जो सार्वजनिक तौर पर कहने में मैं सामर्थ्य नहीं हूं। सरकार का अंग होने के नाते सरकार का संरक्षण करने की भी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। पर हाँ, कई ऐसे विषय हैं जहां पर असहमति होती है, पर असहमति को दर्ज कराने के लिए भी सरकार के भीतर मुझे एक मंच मुहैया कराया गया है, जहां पर अक्सर ऐसे विषयों को प्रमुखता से मैं रखने का काम करता हूं। जैसे ही ये लेटरल एंट्री वाला मामला हम लोग के संज्ञान में आया, उसी वक्त से मैंने लगातार अलग अलग जगहों पे कंसर्न अथॉरिटीज के सामने मैंने अपने इस विषय को रखा। प्रधानमंत्री जी के समक्ष मैंने इन बातों को प्रमुखता से रखा। उनके संज्ञान में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों के तमाम चिंताओं को मैंने रखने का काम किया। लगभग पिछले 1.5-2 दिन से लगातार मैं खुद प्रधानमंत्री जी के और प्रधानमंत्री जी का कार्यालय मेरे संपर्क में रहा। उन्होंने इस विषय से जुड़े हुए हर बिंदु पर मुझसे चर्चा करने का उन्होंने काम किया। समय समय पर जो दस्तावेज भी उनको मुहैया कराने की जरूरत पड़ी, पिछले 1.5-2 दिन में मैंने उनको तैयार कर प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में भी मैंने भेजने का काम किया, इस विश्वास के साथ कि प्रधानमंत्री जी जब इस विषय की गंभीरता को समझेंगे और वो समझेंगे निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में सरकारी क्षेत्र में कोई भी नियुक्ति होती हो, किसी भी तरीके की नियुक्ति होती हो, ऐसे में सरकार को आरक्षण के नियमों का पालन करना चाहिए। ये मांग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रही है हमेशा से। विपक्ष आज की तारीख में इसको लेकर हो हंगामा खड़ा करने का कार्य कर रहा है। ये प्रेसिडेंट्स भी विपक्ष की सरकारों के दौरान ही खड़े किए गए हैं। इन्हीं लोगों ने कई ऐसी नियुक्तियां की हैं, भले आवाज वैसे भी आई रही होगी, भले वो कांग्रेस की सरकार हो या कांग्रेस के नेतृत्व में अलग अलग समय में बनी गठबंधन की सरकारें हों। इससे पूर्व भी कई ऐसे उदाहरण रहे हैं जहां पे लेटरल नियुक्तियां की गई हैं, जिसके तहत डायरेक्ट उन पदों पर बिना आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान रखे हुए नियुक्तियां कराई गई हैं। और आज जब हमारी सरकार के द्वारा इस तरीके का विज्ञापन आया तो विपक्ष ने एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जैसे इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा हो। पहले हुआ इसलिए ये हो रहा है, सही है, मैं इसका भी पक्षधर नहीं हूं, इसीलिए मैंने इसके खिलाफ भी अपनी बातों को रखा। पर जो विपक्ष एकदम हमदर्द बनने का प्रयास कर रहा था, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों का हिमायती बनने का प्रयास कर रहा था, ये वही विपक्ष है जिसने समय समय पर, अपने समय पर डायरेक्ट ये भर्तियां करने का कार्य किया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उसका उदाहरण है, मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी उसका उदाहरण है, कई ऐसे नाम हैं जो इसके उदाहरण रहे हैं। पर बहरहाल हम लोगों ने इस बात की आपत्ति दर्ज कराई कि अगर इतिहास में हुआ है इसीलिए हमारी सरकार भी इसको इसी तरीके से लागू कर दे, ये उचित नहीं है। और कहीं ना कहीं एक गलत परसेप्शन सरकार का ऐसी नियुक्तियों के बाद समाज के बीच जाएगा। मुझे खुशी है और ये मेरे विश्वास को पुनः बल देता है कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समाज के एक बड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों की चिंताओं को समझा और आज एक आदेश के तहत ये जो विज्ञापन निकला था इसको रद्द किया जाता है। मैं, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देती हूं और मैं समाज की तरफ से, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों की तरफ से भी मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बड़े वर्ग की चिंता को सम्मान देने का काम किया और जो ये नियुक्ति निकाली थी उसको रद्द करके पुनः उन्होंने इस समाज का विश्वास जीतने का काम किया। ये पत्र थोड़ी देर में आप सबके साथ मैं साझा भी कर दूंगा। इस पत्र के माध्यम से यूपीएससी चेयरमैन को ये निर्देशित किया जाता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा, जो कि एमओएस है पीएमओ के, उनके द्वारा ये निर्देशित किया जाता है चेयरमैन यूपीएससी को। और इसमें कहा जाता है कि जो एडवर्टीजमेंट निकाला है वो प्रधानमंत्री जी के दिस एस्पेक्ट नीड्स टू बी रिव्यूड एंड रिफॉर्म्ड in the context of Honorable Prime Minister's focus on assuring social justice. Hence,
I urge the UPSC to cancel the advertisement for the lateral entry recruitment issued on 17/8/2024. ये पुनः मेरे प्रधानमंत्री जी के संकल्प को दोहराता है, उनके समर्पण को दोहराता है। सामाजिक न्याय में जब मैं उनके ऊपर विश्वास कर आगे बढ़ने का काम करता हूं, उन्होंने इस विश्वास को पुनः दोहराने का काम किया, इसको मजबूती से स्थापित करने का काम किया और सरकार ने इस एडवर्टीजमेंट को, इस नियुक्ति को विड्रॉ कर इसको रद्द कर पुनः ये साबित किया है कि मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से समाज के गरीब, वंचित, शोषित वर्ग के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। और अगर कहीं कोई इस तरीके का फैसला सरकार की तरफ से लिया जाता है जो मेरे प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में आता है, उसको भी प्रधानमंत्री जी सुधारने के लिए मजबूत कदम उठाने की क्षमता रखते हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने पुनः दर्शाया। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट का भी जो आदेश आया था, उसमें ऑब्जर्वेशंस में क्रीमी लेयर के प्रावधानों का जिक्र किया गया था अनुसूचित जाति को लेकर, शेड्यूल कास्ट को लेकर। उसमें यह कहा गया था कि क्रीमी लेयर के प्रावधान इसमें बनाए जाने चाहिए। मैंने भी उसमें आपत्ति दर्ज की थी, मेरी पार्टी ने भी अपनी आपत्ति दर्ज की थी, क्योंकि जब आप अनुसूचित जाति की बात करते हैं, ये वो जातियां हैं जिनको भारत के संविधान में शेड्यूल किया गया है शेड्यूल कास्ट के तौर पर, जिनका आधार छुआछूत रहा है। अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले लोगों का आधार कभी भी शैक्षणिक नहीं रहा है, आर्थिक नहीं रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ छुआछूत रहा है। ये वो जातियां हैं जिनको समय समय पर गांव से बाहर रखा जाता था, देखना पाप माना जाता था, छूना पाप माना जाता था। ये वो जातियां हैं जो छुआछूत का शिकार रही हैं। ऐसे में इन जातियों में क्रीमी लेयर के प्रावधानों की संभावना ही नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में भी उदाहरण हम लोग के सामने है कि एक दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। और तो और हद तो तब हो जाती है जब हाल फिलहाल के दिनों में ही एक आईपीएस ऑफिसर सुरक्षा मांगता है अपनी बारात निकालने के लिए। तो आप कैसे इसमें क्रीमी लेयर बना सकते हैं? एक पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए जब मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं तो उनके निकलने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलाया जाता है। आज की तारीख में भी ये भेदभाव के उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो कैसे इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो सकता है? और इस बात को भी मैंने प्रमुखता से कैबिनेट मीटिंग में रखने का काम किया और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने भी तुरंत उसी कैबिनेट मीटिंग के बाद क्रीमी लेयर की जो संभावनाएं माननीय न्यायालय के द्वारा जताई गई थी, उस पर सरकार की तरफ से अपना रुख स्पष्ट करने का काम किया। समय समय पर मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए गए ये कड़े फैसले दर्शाते हैं कि विपक्ष जो एक माहौल तैयार करने का प्रयास कर रहा है, और ये अभी से नहीं, एक लंबे समय से विपक्ष की पूरी राजनीति ही अब सीमित हो गई है इस बात पर आकर कि कैसे हमारी केंद्र की सरकार हमारे प्रधानमंत्री जी को सिर्फ आरक्षण संविधान के नाम पर घेरने का काम किया, जबकि समय समय पर हमेशा मेरे प्रधानमंत्री जी और मेरी सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं को दर्शाने का काम किया, और वो समाज के इन्हीं वर्गों के प्रति है जो आज भी मुख्यधारा के साथ नहीं जुड़ पाए हैं। ऐसे में विपक्ष जो भ्रम फैलाने का काम करता है, पूरा चुनाव इन्होंने इसी झूठ के सहारे लड़ने का काम किया। आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा। अभी पिछले 2-3 दिन से जब से ये एडवर्टीजमेंट निकला, अभी तो कोई नियुक्ति नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि सरकार पूरी तरीके से दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, और ये लोग बात करते हैं दलितों की, ये लोग बात करते हैं पिछड़ों की। इतना साल हो गया, अगर मंडल कमीशन को किसी ने संवैधानिक दर्जा देने का काम किया तो वो हमारी आज की मौजूदा सरकार और हमारे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। समय समय पर अनुसूचित जाति जनजाति के साथ जब जब अन्याय हुआ, एट्रोसिटी एक्ट का मामला हो या विभिन्न और मुद्दे हो, उसमें अगर किसी सरकार ने मजबूत कदम उठाने का काम किया तो हमारी आज की सरकार ने करने का काम किया। और जो लोग आज एक उंगली हम लोग पर उठाते हैं, अपने ऊपर उठी उंगलियों का जवाब देना। क्यों आपने ऐसी परंपराओं को शुरू किया? क्यों आपने डायरेक्ट नियुक्तियां शुरू कर इसके दरवाजे खोलने का काम किया? और जो लोग चिंता जताते हैं, आप लोगों ने अपने समय रहते हुए क्यों नहीं इस बात को सुनिश्चित किया? भाई, हम लोग की तो सरकार अभी 10 साल से चल रही है। वहां पर अगर कोई सेक्रेटरी जीएस के लेवल पर पहुंचेगा तो उसकी भी एक समय सीमा है। क्यों नहीं कांग्रेस ने अपनी सरकार के समय इन भर्तियों को पूरा किया था, आरक्षण के प्रावधानों को पूरा किया था, उसके अनुसार नियुक्तियां कराई थी, और कराई होती तो आज वो तमाम अधिकारी बड़े पदों पर पहुंचे होते। क्यों नहीं उस वक्त विपक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई? दिक्कत यही है कि सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म विपक्ष करेगा, अपने विषयों को छुपाएगा और दूसरों पर उंगली उठाएगा। अगर कोई महिला के साथ अत्याचार एनडीए शासित राज्यों में होता है तो विपक्ष सदन नहीं चलने देगा, और अगर बंगाल में इतनी बड़ी घटना घट जाती है तो किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलती। विपक्ष की कोई एक महिला सांसद, कोई एक सांसद मुझे बता दीजिए जिन्होंने इसके ऊपर बोला हो। टीएमसी जिनकी महिला मुख्यमंत्री है बंगाल में, आवाज नहीं निकली उनकी, किसी एक सांसद ने इसके ऊपर कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा। और बाकी राज्यों में घटी घटनाओं के ऊपर ये लोग सदन नहीं चलने देते। मैं खुद मानता हूं, घटना किसी भी राज्य की हो, किसी भी सरकार की हो, उसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए और उन सरकारों को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। मैं तो हर सरकार के ऊपर सवाल खड़े करता हूं, मणिपुर की घटना हो या जहानाबाद की घटना हो, मुजफ्फरपुर की घटना हो, पर मैं बंगाल की घटना पे भी बोलता हूं। क्यों नहीं विपक्ष बोलता इन सारी चीजों के ऊपर? अगर हम लोग सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे
अपनी सरकारों को बचाएंगे, दूसरी सरकारों के ऊपर उंगली उठाएंगे, तो इसी तरीके से आपराधिक गतिविधियां बढ़ती रहेंगी, असामाजिक तत्व इसी तरीके से घटना को अंजाम देते रहेंगे। और यही इन्होंने इस विषय में भी करने का काम किया। लेटरल एंट्री अपने जमाने की इनको याद नहीं आती और हमारी सरकार पे तुरंत उंगली उठाने के लिए ये लोग तैयार हो गए। आज हमारी सरकार ने इस विषय को, इस नियुक्ति को रद्द कर पुनः अपनी प्रायोरिटी, अपनी प्राथमिकता, अपना समर्पण समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के प्रति पुनः दोहराने का काम किया है। मैं इसके लिए अपनी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं और पूरे समाज की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं। साथियों, इसी के साथ एक विषय और जिसकी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं, जिसके लिए हमारे सांसद आदरणीय अरुण भारती जी ने जो जानकारी के लिए आप लोगों के साथ ये प्रेस वार्ता भी बुलाई थी, मैं तो बीच में ऐसे ही आ गया। अभी थोड़ी देर पहले मुस्लिम वर्ग से आने वाले अलग अलग संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ हम लोग की एक बड़ी बैठक हुई, बड़ी मुलाकात हुई। उसकी भी जानकारी आपके समक्ष अभी थोड़ी देर में ही पूरी विस्तार से साझा कर दी जाएगी। अलग अलग संगठन के लोग, उनके प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। वक्फ बोर्ड का मामला आप सबके संज्ञान में है। इसके संशोधन को लेकर एक विधेयक कुछ दिनों पहले भारत की संसद में आया था और उस वक्त भी मैंने, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने प्रमुखता से सरकार के समक्ष ये सुझाव रखा था कि इसको लेकर मुसलमान समाज में किसी तरीके की कोई गलत भावना ना जाए। विपक्ष जो तुरंत हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास करता है कि अरे देखिए मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए, उनको तंग करने के लिए फिर ये बिल ले आए, ये ले आए, ऐसी कोई धारणा समाज के किसी वर्ग में नहीं जाए, इसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया जाए और इस बिल को उस कमेटी को रेफर कर दिया जाए ताकि वहां पे तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी बातें रखने का मौका मिलेगा। ऐसे में मुझे खुशी है, कैबिनेट में भी मैंने इस विषय को रखा था, ऐसे में मुझे खुशी है कि सदन में इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के बाद तुरंत एक जेपीसी का गठन किया गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को गठित करते ही तुरंत इस बिल को उस कमेटी में रेफर किया गया। इस बिल में अलग अलग दलों के प्रतिनिधि हैं जिनको मौका मिलेगा अपनी दल की तरफ से इस संशोधन विधेयक में अपनी बातों को रखने का। और उसी कमेटी में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से हमारे जमुई सांसद अरुण भारती जी भी उस समिति के सदस्य हैं। आज कई ऐसे मुस्लिम संगठन के नेता हम लोगों से मुलाकात करके गए जिन्होंने इस संशोधन विधेयक में अपने सुझावों को हम लोग के समक्ष रखा, जिसको कमेटी में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में पार्टी की तरफ से अरुण भारती जी मजबूती से रखने का काम करेंगे। उन्होंने कई बिंदुओं पर अपनी चिंताएं भी दर्ज की, कई बिंदुओं पर उन्होंने अपने सुझाव उन्होंने रखने का काम किया। कई बिंदुओं पर उन लोगों को क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि क्या ये बिल इस बारे में ऐसा सोचता है या इसमें इस शब्द का जिक्र किया गया है, इसकी परिभाषा क्या है। ये तमाम विस्तार से लंबी हम लोग की चर्चा हुई, बैठक हुई। आने वाले दिनों में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ये जो सुझाव हम लोग के पास आए हैं इसको तो हम लोग रखेंगे ही, पर ये प्रदेश स्तर पर हुई एक बैठक थी। वक्फ बोर्ड को लेकर जो संशोधन विधेयक आया है वो देश भर में लागू होगा। ऐसे में आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी के द्वारा अलग अलग ऐसी बैठकें आयोजित की जाएंगी जहां पर अलग अलग मुस्लिम संगठनों के नेता, उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके प्रतिनिधि आकर अपने अपने सुझाव पार्टी के समक्ष रख सकते हैं ताकि उनकी बातों को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में मजबूती से रखा जाए। सरकार की भी सोच सुधार को लेकर है और समाज के इस वर्ग की सोच, मुसलमान वर्ग की भी सोच इसकी बेहतरी को लेकर ही। ऐसे में सरकार की सोच और मुसलमान वर्ग दोनों एक साथ मिलकर कैसे आगे चल सके उसका माध्यम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बनने का कार्य करेगी। हम लोगों के माध्यम से अगर उनकी कोई चिंताएं हैं, उनकी कोई परेशानियां हैं या उनका कोई आक्रोश भी है, उसको भी सरकार के समक्ष रखने का माध्यम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आने वाले दिनों में भी करेगी। इसको लेकर आज हम लोगों ने एक बड़ी बैठक रखी है, उसमें कई सुझाव आए हैं। उन सुझाव को भी अगली जेपीसी की बैठक कौन सी तारीख को, 22 अगस्त को पहली बैठक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की इस विधायक संशोधन विधायक को लेकर होगी, जहां पे इन तमाम सुझावों को मद्देनजर रखते हुए वहां पर पार्टी की तरफ से भी हम लोग अपना पक्ष रखने का काम करेंगे। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि समाज का कोई भी वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, मुसलमान वर्ग हो, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले किसी भी धर्म के लोग हो, मेरी सरकार और मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं तो सही मायनों में वो सबके सुझावों को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम करते हैं। और ये तमाम फैसले जो लिए जा रहे हैं, जेपीसी की बात हो या आज उस नियुक्ति को रद्द करने की बात हो, मेरे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को पुनः साबित किया है, इस बात को पुनः प्रमाणित किया है कि जब हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं तो सही मायनों में देश का हर एक व्यक्ति, 140 करोड़ जनसंख्या को साथ लेकर चलने का कार्य मेरी सरकार कर रही है। और इसके लिए मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पुनः धन्यवाद देता हूं। अब कोई और सवाल?
No, of course not. Why the pressure of the opposition? I mean, this was something which was well communicated to my Prime Minister. And as I told you that my Prime Minister and the PMO was in direct communication with all the ally partners and with all the stakeholders concerning this, whosoever was having an issue with it. I myself, since past 2 days, I was directly in touch with the Prime Minister's office. Regularly, I was communicating with him. I have given n number of notes in writing to the Prime Minister's office concerning every concerns, from this community. So yes, I mean, after understanding the whole matter, this was the decision that was taken for the people of this community, SC, ST, OBCs. चाहे फिटनेस का मामला हो, चाहे नेशनल यूनिटी का मामला हो, सरकार निर्णय ले लेती है। उसके बाद क्या ये निर्णय बीजेपी तरफा सहयोगी दलों को लेकर के ये बिना ले रही है, जिसके कारण विपक्ष को मौका मिल रहा है इसकी आलोचना का। या फिर दूसरा ये सवाल है कि क्या सहयोगी दलों के दबाव में सरकार ने ये नेशनल यूनिटी को लेकर के कैसे करना? मुझे लगता है सरकार की एक खूबसूरत तस्वीर सामने दिखाई देती है, जिस सरकार को आज तक विपक्षी घमंडी सरकार कहते आए, एरोगेंट सरकार कहते आए, एक तरफा फैसले लेने वाली सरकार कहते आए। ऐसे में मेरी सरकार ने ये साबित किया है कि सबके सुझावों पर चलने वाली ये सरकार है। अगर सरकार से कभी कोई ऐसा फैसला लिया भी जाता है जो संभवतः सहयोगी या जानकारी के बाद सरकार को लगे कि इस पे हम लोग को पुनः विचार करने की जरूरत है, ये सरकार इतनी फ्लेक्सिबल है, ये सरकार इतनी सुनने वाली सरकार है कि सुनकर जो सही फैसला होता है वो फैसला ये सरकार लेती है। मुझे लगता है हर सरकार की कार्यशैली ऐसी ही होनी चाहिए, जहां पर अगर फैसला लेने के बाद भी आपको कहीं पे लगे कि समाज के हित में इससे बेहतर फैसला लिया जा सकता है या इस फैसले को रिव्यू करने की जरूरत है, तो बिना एडमेंट हुए, बिना उस बात को अपनी नाक का सवाल बनाए हुए सरकार जो सरकारें उस पर पुनः विचार करने को तैयार होती हैं, सही मायनों में वही सरकार जनता के हित में कार्य करती है। वक्त बोर्ड का जब ये आया था उस वक्त मेरी पार्टी ने प्रमुखता से इस बिल को टेबल करने से पहले ही इस बात का सुझाव सरकार के समक्ष रख दिया था कि इसको कमेटी में भेजा जाएगा। तो हम लोग को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो हमारी चर्चा भी हुई थी तमाम स्टेक होल्डर से, सबकी मंशा यही थी कि इसको कमेटी में भेजना चाहिए ताकि इसको बेहतर, मजबूत और सशक्त बनाने के लिए तमाम सुझावों का आदान प्रदान हो। ये बात सरकार को टेबल करने से पहले ही कम्युनिकेट कर दी गई थी। देखिए, विपक्ष सिर्फ अब ये मुद्दे उठाता रहेगा। ये वही विपक्ष है ना, जैसा मैंने कहा कि इसके दरवाजे किसने खोले। आज अगर इतनी चिंता है आपको तो क्यों इसके तब दरवाजे आप खोल रहे थे, जब इन रास्तों को आप खोल रहे थे क्यों आपने खोला? आज जब मेरी सरकार ने ये फैसला लिया और कहीं ना कहीं एक प्रेसिडेंट सेट किया, एक उदाहरण सेट किया, आने वाले समय में भी, भाई कल को मुझे नहीं पता किसकी सरकार होगी, बट उस सरकार के पास ये उदाहरण के तौर पर होगा कि भाई ये नियुक्ति निकली थी और एक सरकार ऐसी थी, एक प्रधानमंत्री ऐसे थे नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने समाज की बड़ी आबादी की चिंताओं को सम्मान देने के लिए इस फैसले को वापस लेने का काम किया। भाई बात मजबूती की नहीं है, बात सही विषयों की है। जब जब मैंने, मेरे दल ने सही विषयों को सरकार के समक्ष रखा है, सरकार ने हमेशा उसका सम्मान किया है। क्या आगे आरक्षण के जो नियम है या जो आरक्षण का प्रावधान है उसका पालन करते हुए ये निकाली जाएगी वैकेंसी? देखिए, आने वाले दिनों में सरकार का क्या फैसला होगा वो चर्चा के बाद ही मैं आप लोग के समझ रख सकता हूँ। केंद्रीय मंत्री के तौर पर मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा जिसकी जानकारी फिलहाल नहीं होगी। आधे एक घंटे पहले ही इसको रद्द करने का फैसला हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। अब इस पर पुनः चर्चा होगी और पुनः चर्चा के बाद जो फैसला लिया जाएगा वो आप लोग के साथ साझा किया जाएगा। पर मैं एक बात को मैं स्पष्ट कर दूं, मेरी पार्टी पूरी तरीके से इस बात को लेकर समर्पित है कि केंद्र सरकार या किसी भी सरकार के द्वारा कोई भी नियुक्ति निकलती है उसमें आरक्षण के प्रावधानों का इम्प्लाई करना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। जैसा मैंने कहा कि एक सरकारी क्षेत्र ही है जहां पे इसके प्रावधानों को आप लागू कर सकते हैं। अगर यहां पे भी लागू नहीं किया जाएगा तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय होगा। तो ऐसे कोई भी सरकारी नौकरी इसमें निकले उसमें इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। नहीं किया जाता है तो मेरी आपत्ति रहेगी ही रहेगी। भाई एक एक करके सुनिए, मैं कहाँ भाग रहा हूँ। हाँ हाँ, हाँ,
इस मामले में फिलहाल जो नियुक्ति निकाली गई थी 1-2 जिलों में, इसको लेकर अरवल खासतौर पर, उसको अभी होल्ड पे रखा गया है। जैसा मैंने कहा कि मेरी मुख्यमंत्री जी से इस विषय को लेकर बातचीत हुई थी, लिखित तौर पर भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये विषय दे दिया था। मुझे लगता है ये मामला विचाराधीन है, कोई नई नियुक्तियां इसके ऊपर अभी नहीं हुई है और इस बात को हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जो व्यवस्था पहले जैसे थी ये वैसे ही चले, चौकीदार और दफादारों को लेकर। नहीं, बिल्कुल सर, भारत बंद है और मैं इस समाज से आने वाले लोगों की भावना के साथ अपने आप को भी हम लोग जोड़कर देखते हैं। मेरी पार्टी का भी समर्थन इसको लेकर है, बट हाँ, मेरे प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा, जिन बिंदुओं को लेकर हम लोग कुछ चिंताएं थी, क्रीमी लेयर को लेकर, इसके वर्गीकरण को लेकर, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने भी अपने पक्ष को मजबूती से रखा है। आने वाले दिनों में भी हम लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि किसी तरीके का कोई क्रीमी लेयर का प्रावधान अनुसूचित जाति में नहीं हो सकता। मेरी पार्टी का समर्थन रहेगा। तो आज आप सुन रहे थे चिराग पासवान का क्या कुछ कह रहे थे, यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर के क्या कुछ कहे हैं और भी तमाम सारी बात कहे हैं। तो इस पर क्या क्या प्रतिक्रिया है, क्या क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।